बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। रवां हफ्ते आइंदा माली साल 2024-2025 का वफाकी बजट पेश किया जाएगा, जिसमें हुकूमत की जानिब से जो मौजूदा मुआशी इशारिये हैं, अहदाफ है और जो उनका इक्तिसादी विजन है वो कौम के सामने रखा जाएगा। आज इसी तनाजुर में अहम इजलास हुआ कौमी इक्तिसादी काउंसिल का, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की। इसमें वफाकी वज़रा आला, गवर्नर स्टेट बैंक और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना था कि मईशत की बहाली, आवाम की खुशहाली के हवाले से इस काउंसिल में मुशावरत के साथ फैसले लिए जाएंगे, जो वफाक और सूबे तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके, ताकि फैसलों में बसीरत भी शामिल हो और उसके मुस्बत असरात मुरतब हों। आज के जो कौमी इक्तिसादी काउंसिल, इसका एलामिया भी सामने आ गया है, जिसके तहत बताया गया है कि 3.25 घंटे ये इजलास जारी रहा और इसमें वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1500 अरब रुपए जो है वो रखा गया है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि ओवरऑल, ये तो मैंने विफाक का बताया, सूबों और विफाक का मिला के जो तरक्याती प्लान है वो 3060 अरब रुपए का होगा। फिर साथ में ये भी बताया गया कि आइंदा माली साल में जो ज़रात का ग्रोथ है, क्योंकि ज़रात ही हमारी रीढ़ की हड्डी है मईशत की, जब हम बात करते हैं वो 2% रखने की मंजूरी दी गई है, जबकि जो सनती ग्रोथ है वो भी बहुत अहम होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी 4.4% रखने की मंजूरी दी गई है। ये अहम फैसले किए गए हैं। फिर दूसरी जानिब आज मॉनेटरी पॉलिसी भी जारी की है स्टेट बैंक की जानिब से, और 4 साल बाद शरह सूद में कमी लाई गई है। 150 बेसिस पॉइंट की कमी लाई गई है। आपके इल्म में है कि इसे बढ़ाकर 15% से बढ़ा के 22% पे कर दिया गया था। उसके बाद आज स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है, 150 बेसिस पॉइंट इसमें कमी लाई गई है। और ये साथ में ये भी बताया गया है कि अफरात ज़र की जो शरह मई में 11.8% रही, यानी कि इसमें कमी वाक़ई अप्रैल में 17.3 थी, कम होकर 11.8% हो गई है। ताहम इस जो स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि बजट इकदामात बिजली और गैस के नरखों में तब्दीली से महंगाई के मंजरनामे में इजाफा हो सकता है, और इसी तरह जुलाई 2024 यानी कि अगले माह में महंगाई की मौजूदा सतह में इजाफे का इम्कान है। ताहम जुलाई 2025 के दौरान बतदरीज कमी हो जाएगी। तो ये तो इकोनॉमिक फ्रंट की जो आज की अहम खबरें मैंने आपके साथ शेयर की। अगर पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें, एक आम डेवलपमेंट सामने आई है। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया है सियासी जमातों बशमूल मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, और यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में के मशवरे के तनाजुर में यह फैसला किया गया है। उन्होंने अपनी लीगल कमेटी का इजलास भी बुला लिया है। तो एक इस हवाले से भी खुशैन पहलू यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन हवालों से हम प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू है उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर मैरीटाइम अफेयर्स। आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, हमें ज्वाइन किया है। शाहिदा रहमानी साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें स्काइप वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने, अ वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट। सर थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की इजाजत से डॉक्टर फरूख सलीम साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास, और जैसे मैंने फिगर्स बताई जो मंजूरी दी गई है, ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा इजलास होता है, इसमें सूबे वफाक शामिल होते हैं। आइंदा माली साल के जो प्रोजेक्शंस हैं उनकी मंजूरी दी गई। साथ में स्टेट बैंक ने शरह सूद में 4 साल बाद कमी की है 150 बेसिस पॉइंट। क्या कहेंगे इस हवाले से? साहब थैंक यू। 2 सवाल आपने एक बड़े सवाल छुपाए। हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। देखिए, कोई 214 सेंट्रल बैंक हैं, मरकजी बैंक हैं दुनिया के अंदर, और तकरीबन सभी मरकजी जो बैंक हैं उन अब 3 जिम्मेदारी होती है। वो होती है महंगाई कंट्रोल करने की। महंगाई को कंट्रोल करने का बड़ा हथियार होता है उनके पास, वो शरह सूद है। तो मैं समझता हूँ कि जमील अहमद साहब जो गवर्नर है स्टेट बैंक के, उनका नाम बहुत कम बहुत कम नजर आती है मीडिया के अंदर। मैं समझता हूँ कि उनको 3 बड़े क्रेडिट। पहला तो उन्होंने कामयाबी, जी मेरी आवाज साहब आप
टूट टूट के आ रही है। हम आपको दोबारा एंगेज करते हैं ताकि आवाज में थोड़ी क्लैरिटी आए। हम दोबारा लौट के आएंगे। कैसर शेख साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास था और कहा गया है मुशावरत से फैसले होंगे। कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से गिले शिकवे किए गए थे कि बजटिंग प्रोसेस में ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। आज वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे। एक तो इस हवाले से बताइएगा, आप हमेशा मुज़ाकरात और बातचीत सबको साथ लेकर चलने की बात करते। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी में जो 150 बेसिस पॉइंट कमी लाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अनवरुल हसन, ये मॉनेटरी पॉलिसी बड़े अरसे से 22% बड़ी ऊंचे रेटों पर चल रही थी और कोशिश थी कि उससे इन्फ्लेशन कम हो, महंगाई में कास्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स जो है उसमें कमी आए। और वाकई ये मई में यानी अप्रैल में और मई में खासी कमी आई है। और ये अंदाज़ा किया है ना कि पिछले साल मई में 32% जो CPI था, कास्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो अभी 12% हो गया। 11.8 का है ना? जी, 12% हो गया तकरीबन। तो उसका बहुत बड़ी कमी है। अब 22% शरह जो ये है ना पॉलिसी रेट, इससे इंडस्ट्री बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी। जब महंगाई कम हो गई तो वो तो लाजमी था और ये तवक्को की जा रही थी। ये मुनासिब कमी की गई, ये ज्यादा भी की जा सकती थी? ज़्यादा करनी चाहिए और करेंगे। अब लेकिन यहाँ काशियस चल रहे हैं। IMF के कहने पे ना कुछ काशियस चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी पूरे साल की अगर इन्फ्लेशन हो ना तो वो 20% है। ये मई की 12% हुई मंथली। तो इन्होंने शायद एवरेज को देखते हुए उससे हिसाब से किया है, क्योंकि हमेशा जो पॉलिसी रेट होता है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन अभी कम हुआ है तो अगली पॉलिसी में और फर्दर कम होगा। ये कम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस रेट पे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है। वो जो 4.4 का हदफ आज नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने किया, वो कैसे हासिल होगा? वो ना वो हासिल होगा। और इसी तरह, लेकिन ये जब कम होता है ना तो फिर एक्सचेंज रेट में बढ़ोतरी का रुझान हो। अच्छा, वो जो डॉलर स्टेबल है तो वो भी आप समझते हैं स्टेबल हो जाएगा? बड़े अरसा स्टेबल है। हाँ, 278.80 पे लगा हुआ है। वो भी कोशिश होगी कि स्टेबल रहे या ज़्यादा नहीं बढ़े। ठीक है, अगर डिवैल्यू हो तो थोड़ा हो। तो ये बहुत ज़रूरी था ये किया। इसी पे नुक्ते पे मैं डॉक्टर साहब दोबारा हैं, मैं उस पर भी उनको भी जवाब लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आप भी प्लीज बताइएगा, आप पहले बात कर रहे थे, थोड़ी क्लैरिटी दी थी आवाज में, आपने सुन लिया। ये मॉनेटरी पॉलिसी भी जरा कमेंट कीजिएगा सर। ठीक ये डेप्रिसिएशन हुई है? जी अनवार साहब, मैं समझता हूँ कि जबीर अहमद साहब जो गवर्नर है हमारे स्टेट बैंक के, उनका नाम बहुत कम आता है, नजर आती है। इन 3 बहुत बड़े क्रेडिट्स मेरे नजदीक उनको लेने चाहिए, देने चाहिए। पहला के महंगाई का जो शरह है उसको शरह सूद को एज हथियार इस्तेमाल करते हुए जिस खूबसूरती से वो नीचे लेके आए हैं। अभी कैसे साहब बता रहे थे कि वो कहीं 32-33% की जो शरह थी वो 12% पे पहुंच गई। तो एक तो ये कामयाबी है जमीर अहमद साहब की। दूसरी मैं समझता हूँ कि मुसलसल बिजनेसेस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जमीर साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर रहा है कि तेजी से इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएं। उन्होंने ये प्रेशर बर्दाश्त किया और जो टाइमिंग चुनी है, मैं समझता हूँ कि परफेक्ट टाइमिंग है। ये ठीक टाइमिंग थी जबकि इन्फ्लेशन की शरह जो है वो कंट्रोल में आते हुए नजर आ रही है। तो उन्होंने 150 बेसिस पॉइंट जो है, 1.5 परसेंटेज पॉइंट जो है वो शरह सूद को नीचे लाए। जब इसका फायदा जो है, सबसे बड़ा फायदा इसका हुकूमत को पहुंचता है। देखिए, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 40,000 अरब का कर्जा ले रखा है और अगर 1.5% सूद में कमी आती है तो आप समझिए कि तकरीबन 650 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा हुकूमत पाकिस्तान। जो बिजनेसेस है पाकिस्तान के, उन्होंने कोई इस वक्त 12,000 अरब का कर्जा ले रखा है और अगर 1.5% शरह सूद नीचे आती है तो उनको आप समझिए कि 100, 150, 200 अरब रुपए का इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी। जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी जो सूद की बद में उनको देना पड़ता है वो कम होगा, तो वो एक्सपेंशन का सोचेंगे। जब एक्सपेंशन का सोचेंगे तो आप सोचिए कि रोजगार के मौके जो हैं वो मुहैया होंगे। तो इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मेरे ख्याल इन्होंने जो प्रेशर बर्दाश्त किया है और जो बाकी हजरात इनको मशवरा देते रहे हैं कि आप इस तेजी से जाएं, उन्होंने काम वही किया है जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने मशवरा, मैं समझता हूँ, किसी का सुना नहीं। जी, अब ये बताइएगा, साथ में एक और सवाल भी कपल अप कर देता हूं। स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो बजट में अगर गैस
اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا. ابھی ہم بات کریں کہ انفلیشن کم ہوئی ہے, وہ انفلیشن بڑھ سکتی ہے اور جولائی میں کہا ہے اس میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ اگلا مہینہ, کیونکہ نیا مالی سال ہمارا 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور پھر اگلے جولائی 25 پہ جا کر بتدریج کمی آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے پھر بتائیے گا اس پہ کیا سجیشنز ہوں گی آپ کی کہ جب یہ بجٹ پروپوزلز 12 تاریخ کو لے کی جائیں گی تو اس میں یہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ انوار صاحب, میں ذرا سا مختلف انداز سے اس کو یا جواب دینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج کل جو جنگ ہے نا وہ ہے پرسپشن کی وار, کہ لوگوں کا ایک ایونٹ کے اوپر خیال کیا ہے, تصور کیا ہے. اب شرح جو انفلیشن کی, مہنگائی کی شرح ہے وہ اتنی تیزی سے نیچے آئی ہے. آپ سمجھے کہ جو 15 کلو کا آٹے کا بیگ ہے وہ 1500 روپے نیچے آیا ہے, چاول کی قیمت میں کمی آئی ہے, دالوں کی قیمت میں کمی آئی ہے, پیٹرول کی قیمت 25 روپے لیٹر گری ہے. لیکن عوام کے اوپر جو ایک پرسپشن ہے جو سوشل میڈیا دیتا ہے, اس میں حکومت وقت جو ہے وہ بہت بری طرح ناکام ہوئی. عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جی کوئی کمی نہیں آئی اور ہمارے جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آیا. تو یہ وہ جنگ ہے پرسپشن کی جس میں حکومت ہار رہی ہے. زمینی حقیقت دوسری طرف ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ واقعی چیزوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. پرسپشن عوام کے اندر یہ ہے کہ جی کچھ ریلیف نہیں ملا. تو ایک تو یہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو وار آف پرسپشن ہے وہ حکومت جو ہے وہ ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کی اپوزیشن جو ہے وہ مجھے وہاں پہ وہ جیتتی ہوئی نظر آتی. دوسرا آپ نے بجٹ کے حوالے سے سوال کیا. دیکھیے جو وفاقی بجٹ ہے وہ خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اور نیشنل فائنینس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے اس کے بعد بنانا تقریباً ناممکن ہے. اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت بجٹ کی جو فگرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تقریباً آمدن آ رہی ہے 16,000 ارب کی وفاقی حکومت. اس میں سے 6,000 ارب تو صوبوں کو بانٹنی ہوں گے, 10,000 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں چلا جائے گا. تو وفاق کی جیب خالی ہو جاتی. اب وفاق کی جیب خالی ہو جاتی ہے. ابھی دفاع کا کوئی 2,000 ارب ہے, کوئی 1,000 ارب کی گرانٹس ہیں, کوئی 1,400 ارب کی سبسڈیز ہیں, کوئی 1,000 ارب کی جو ہیں وہ پینشنز ہیں. پھر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 1,500 ارب کی ترقیاتی منصوبے منظوری دی گئی آج نیشنل اکنامک کونسل نے. تو جب تک اس کو ریشنلائز نہیں کیا جائے گا, جب تک صوبے اس میں حصہ نہیں, اس وقت تک جو معاملہ ہے وہ بیٹھتا نہیں. اوکے سر, آپ نکتہ آ گیا, دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. شاید رحمانی صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو ایکسپلینیشن آئی ہے کہ صوبوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, کیونکہ جب NFC ایوارڈ کے تحت جو شیئر ہے انہوں نے بتا دیا کہ ظاہر بات ہے 18ویں ترمیم کے پاس صوبوں کو بہت زیادہ شیئر جاتا ہے, وفاق کے پاس اتنا نہیں رہتا, اور پھر قرضہ جات کی ادائیگیاں ہیں, سود کی پیمنٹ ہے. نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا, پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ بجٹ میکنگ پروسیس میں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. ظاہر بات ہے حکومت میں شامل نہیں ہے, کابینہ میں ویسے اتحادی ہیں, ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں تو حکومت کو ہمیں آن بورڈ بھی لینا چاہیے, کیونکہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا جب تک الائنس ساتھ نہیں دیں گے. اور اس میں جو ہمارے عوام سے کیے گئے وعدے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے, اس طرح پیپلز پارٹی کا جو مینیفیسٹو تھا اس کے اندر موسٹلی ہم نے تنخواہوں میں اضافے کیا, مہنگائی میں کمی کا. مہنگائی میں دیکھیں کمی آ رہی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اب عوام بھی آہستہ آہستہ ریئلائز کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں پرسیپشن کی وار میں اپوزیشن جیت رہی ہے. اپوزیشن اگر اس طرح کہہ رہی ہے, لیکن جب آپ عام عوام سے ملتے ہیں تو وہ یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے. تو اس میں جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ معاشی بحران سے نکالنا ہے, پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا, اور یہی وجہ تھی کہ ہم کولیشن میں بیٹھے, PMLN کے ساتھ بیٹھے. اب جب اتنا بڑا ہم سالانہ بجٹ, اینول بجٹ تیار ہو رہا ہے, تو اس میں پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, جس کا ہم نے تحفظات کا اظہار بھی کیا, اور اقتصادی کونسل کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے. جو تحفظات تھے وہ وجہ ہے میں سمجھتی ہوں, اور حکومت کا کام ہے کہ انہیں دور کیا جائے. آپ لوگوں کی کیا تجویز ہے اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں؟ آپ لوگوں کا کہ یہ بجلی کے بل ہو گئے, گیس کے بل ہو گئے, اور نجکاری آج
عبد العلیم خان صاحب نے PIA کے حوالے سے بھی بتایا کہ اگست میں جو ہے وہ بیڈنگ پروسیس شروع ہوگا. پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے. میں پیس آف مائنڈ لینا چاہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیں PIA کے حوالے سے اور دیگر اداروں کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم اداروں کو بہتر بنا سکتے ہیں, جس کی تھرکول ایک بہترین مثال ہے, جس میں آپ نے دیکھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پہ کام ہوا اور آج آپ دیکھیں کہ وہ ایک مثالی پروجیکٹ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سندھ میں ہاسپٹلز ہیں, کالجز ہیں, ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے اندر ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت بہتری لے کے آئے. تو کیوں نہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے اداروں کو بہتر لائیں, بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسری فرمز کے ہاتھوں میں وہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لا کے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تجاویز جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت سی تجاویز ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے بہتری لائی جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی ایک سب سے پرانی تجربہ کار اور بہترین میں سمجھتی ہوں پولیٹیشنز پر مشتمل ہے. اگر مشورے لے لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے کیسے صاحب. اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس ہوتی ہے, آپ اس کے ممبر رہ چکے ہیں, پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کی کولیگ ہیں قومی اسمبلی میں اور پرانی پارلیمنٹیرین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے مشورہ لیں نا, نہیں وہ انپٹ لیں؟ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے مشورہ دیا جائے گا, ابھی تو بجٹ پیش ہو رہا ہے. 2 دن رہ گئے بجٹ پیش ہونے. بجٹ میں اصل میں اس کے بعد تو ڈیبیٹ بجٹ ہوتی میں ہے تو نا. ڈیبیٹ ہوگی اور وہ تو یوزلی ہوتا ہی ہے. پہلے لینا ہوتا ہے نا مشورہ. پہلے بھی لینا ہوتا ہے, صحیح بات ہے, لیکن اصل بجٹ تو ڈیبیٹ جو آتی ہے نا فائنل بجٹ بعد میں. وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی تجاویز پوری کی پوری ہوں گی, پوری اسمبلی کی تجاویز ہوں گی. اور ابھی جو ہوئی نیشنل اکنامک کونسل, اس میں خود چیف منسٹر تھے, اور پہلے بھی ہم جو بھی میٹنگ ہوتی رہی ہیں نا اس میں بھی تمام صوبوں کے چیف منسٹر ہوتے ہیں. SAIFC کی جو میٹنگ ہے وہ بھی ساری SIFC کی جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ اس میں بھی تمام صوبوں کے چیف منسٹر بھی ہوتے ہیں, اس میں ڈیفینس فورسز کے بھی سارے لوگ ہوتے ہیں, سارے منسٹر بھی ہوتے ہیں. تو مشورہ تو زیادہ مشورہ ہونا چاہیے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں 2.5 لاکھ کے بغیر تو کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی نا. اور ان سے بالکل پیپل پارٹی ہماری اپنی کولیشن پارٹی ہے, ہمارے مطلب ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں, تو ان سے ضرور مشورہ لینا بھی چاہیے اور ہوگا بھی مشورہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سب سے مشورہ لے کر چلتے ہیں. اور دوسرا جو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ تھوڑا سا جو ہے وہ صوبوں کو بھی اپنے وسائل خود پیدا کر کے اور حصہ ڈالیں یا اونرشپ لیں. یہ جو ترقیاتی حجم ہے اور تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا, اس میں چینج کیسے آئے گا؟ اصل بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کی. اصل تک ہونا ہی تب ہے جب ہم نے صوبوں کو, کیونکہ بڑا ایکٹیویٹ کر ان کو ساری پاورز دی ہیں. NFC ایوارڈ میں ان کے پاس جا رہا ہے پیسہ, انہوں نے کریٹ کرنی ہے اپنی. ابھی تک گنجائش کم تھی, صوبوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنی مشینری کر کے, صرف سینٹر میں FBR ہی ٹیکس کر رہا تھا نا, تو ان کو وہ اب ہر سال بہتری آ رہی ہے ان میں بھی. ان میں سرپلس ہوگا, کریٹ ہوگا. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر مثلاً پیورلی صوبوں کا پرویو ہے. ایگریکلچر پہ بہت کم ٹیکس ہوتا ہے, یعنی ایگریکلچر اگر 22-23% ہے ہماری قومی آمدنی کا, تو 0.5% بھی ٹیکس اس پہ نہیں آتا. اسی طرح آپ پراپرٹی کا, ساری پراپرٹیز اور لینڈز جو ہیں اس کی ویلیویشن ہے, وہ صوبوں کو کام کرنا اور کر رہے ہیں پہلے سے بہت بہتر. اور صوبوں کو جب تک نہیں کیا جائے گا نا, وفاق کے بعد تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ اگر 16,000 ارب روپے کا ٹوٹل جنریشن ہے اور اس میں صوبوں کو 6,000 ارب جا کے تو 10,000 ارب بچتا ہے, تو وہ تو تقریباً ڈیٹ سروس ہے. اتنی تو ڈیٹ اس سال 7,000 ارب کی ڈیٹ سروس ہوئی ہے. پیچھے 3,000 ارب رہ گیا. اگلے سال اور بڑھ جائے گی. نہیں اگلے سال کی بات ہو رہی نا, اگلے سال تو 8-9,000 ارب سے کم نہیں ہوگی ڈیٹ سروس. تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے, پینشن ہے, آپ کے پاس پینشن نہیں ہے, آپ کے پاس ڈیفینس کا بجٹ نہیں ہے, ترقیاتی پروگرام نہیں ہے. ترقیاتی نہیں ہوگا کام تو عام آدمی کے کیسے تبدیلی؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ وفاق جو ہے وہ 100 ارب روپے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مختص کیے جائیں گے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے. دیکھیں نا کہ سندھ نے, صحیح شاہدہ رحمانی نے کہا, سندھ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پچھلے سالوں میں پنجاب وہ کام نہیں کر سکا جو سندھ نے کیا ہے پبلک پرائیویٹ. میں آپ کو کیٹیگریکلی ہم بھی اب یہی سوچ رہے ہیں پنجاب میں بھی زیادہ سے زیادہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کریں. اور وفاق بھی اس میں کام کر رہا ہے, وفاق کی بھی اپنی اسکیم ہے, اس پہ
अभी नया मोड जो है ना, यही सोच रहे हैं कि मिलजुल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरक्याती काम हो। डॉक्टर फरूक साहब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हल है जो हमारे इदारा जाती निजकारी के हवाले से बात की जा रही है, चाहे वो डिस्कोज है, PIA है, या जो और ऐसे इदारे जिनकी इमदाद में, माली मदद में अरबा रुपए हर साल जो है वो ब्लैक होल में चले जाते हैं? अनवर साहब, मेरे नज़दीक ये पब्लिक प्राइवेट आप समझिए कि अल्फाजी जिन पैदा कर रहे हैं आप, इसमें जान कोई नहीं। अच्छा, जिस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर, जिस पाकिस्तान के शोबे में पब्लिक सेक्टर घुसा है, उस सेक्टर का हुकूमत ने बेड़ा पार है। चाहे वो गंदम हो जिसमें हुकूमत मुदाखलत करती है, चाहे वो गन्ने की फसल हो उसमें हुकूमत मुदाखलत करती है। एक फसल ऐसी है जिसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं, और वो चावल की फसल है। और मुझे याद नहीं कि कभी भी चावल की तरफ से हमने पाकिस्तानियों ने कहा हो कि चावल की किल्लत हो गई है। हर साल 3 से 4 अरब डॉलर के चावल एक्सपोर्ट भी होते हैं। कभी मुझे याद नहीं कि हम कहें कि चावल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। गंदम के साथ बुरा हाल, गन्ने के साथ, चीनी के साथ बुरा हाल। जहां पे पब्लिक सेक्टर का काम आ जाए, ये पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का नारा लगाना, इसमें जान मान कोई नहीं है। ये नारा सियासी जमातें जरूर लगाती रहें। आप सोचिए कि PIA को अगर आप सामने रखें, PIA ने पिछले कोई 25-30 सालों में 850 अरब रुपए का नुकसान इकट्ठा किया, और कोई 23 वज़राए आज़म आए हैं, उनमें से पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म थे। औसतन हर वजीर आज़म ने 60 से 65 अरब रुपए का नुकसान किया है PIA के अंदर। अगर इनके पास कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई गिद्दड़ सिंगी थी तो ये उस वक्त उसके ऊपर अमल करके दिखा लेते। ये सब कुछ प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। कोई पब्लिक सेक्टर जहां पे आएगा वो शोबे का बेड़ा गर्क कर देगा। पब्लिक सेक्टर को हमने पाकिस्तान के एवरी एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी लाइफ से जब तक निकाला नहीं जाएगा, चाहे वो गैस का सेक्टर हो, चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो एविएशन का सेक्टर हो, चाहे वो शिपिंग का सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, बिजनेस करना नहीं। शाहिदा रहमानी साहब, आपने सुना जो हमारे एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आप गंदम देख लें, गन्ना देख लें, हमेशा उस पर अभी भी देखें गंदम में कितनी प्रॉब्लम हुई है। देखिए, ये इनकी अपनी राय हो सकती है। 90s में जब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई तो उस वक्त मोस्टली ये था कि वो इदारे जो नुकसान में जा रहे हैं उन्हें मुनाफा बख्श करके, उन्हें प्राइवेटाइज करके मुनाफा बख्श किया जाए। बताएं कितने हज़ारों की तादाद में उस वक्त जो है प्राइवेटाइज हुए, कितने हैं जिनको मुनाफा बख्श दे रहे हैं? MCB नहीं है उनमें? ओनली वन MCB के अलावा निकाल लें बाकी सारे इदारे। आप के इलेक्ट्रिक का हाल देख लें, PTCL का हाल देख लें, सब। PTCL बेटर ऑफ नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझती कि बेटर ऑफ है। लोगों ने छोड़ ही दिया, लोग तो इसके ऊपर आ गए। ठीक है, तो वो तो चलिए, का है ना, वो इतना। लेकिन मैंने आप बता दें जो हजारों की तादाद में थे उसमें से अगर 2-4 के आप नाम ले रहे हैं, उसके बाद बाकी तो जब आपका दौर इक़्तिदार था तो PIA में टर्न अराउंड क्यों नहीं आया? 850 अरब रुपए का नुकसान क्यों है? कोशिश ये की गई कि PIA को उसके पांव पे खड़ा किया जाए। हर गवर्नमेंट ने की, स्टील मिल को खड़ा करने की कोशिश की, और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि स्टील मिल की जो अरबों रुपए की ज़मीन है, अभी PIA के जो अरबों रुपए के असासाजात हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनका क्या है? क्या किसी को ऐसा तो नहीं, बिल्कुल इसको क्लियर और शफाफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो, शफाफियत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अरबों रुपए की चीज़ जो है वो कोड़ियों के मोल दे दें उठा के, जिस तरह स्टील मिल के साथ हो रहा है कि स्टील मिल में जो हो रहा है उसमें स्टील मिल की ज़मीन को काउंट नहीं किया जा रहा है। इसी तरीके से PIA के अंदर तो ये ना हो कि अपनों को या किसी खास को नवाजने के लिए इसके अंदर वो काम किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जिस तरह अभी कैसे शेख साहब ने कहा, सीनियर पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, उन्होंने देखा कि हमने किस तरह यूनिवर्सिटीज़ को, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया, किस तरह हेल्थ के सिस्टम को बेहतर किया, किस तरह वहाँ सिंध के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड कोर प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रिक कतकलाम के लिए माजरत, ये प्राइवेट है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है? ये प्राइवेट है। प्राइवेट है। के इलेक्ट्रिक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी की नहीं सुनता। आप देख लें कि आज कराची के लोग, पूरे पाकिस्तान में जो बिजली के निर्ख है और कराची के बिजली के निर्ख देख लें, फिर लॉस एंड डैमेज, पता नहीं क्या क्या क्या, इतने सरचार्जेस है, इतना कराची। आप कह रहे हैं जो सिंध में आप लोगों ने किया है वो, उसको अगर एमुलेट किया जाए तो उससे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल हल हो सकते हैं। स्टील मिल और PIA समझती हूँ उससे अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। देंगे, स्टील मिल के हवाले से तो सिंध गवर्नमेंट ने ऑफर किया कि आप हमें दे दें, हम खुद उसको रन करेंगे। दे दें आप सिंध गवर्नमेंट को। नेकी और पूछ
कैसा बार बार इसको सिंध गवर्नमेंट कह रही वो है। तो उन्होंने कहा है कि स्टील मिल जो है, क्योंकि असल तो उसकी ज़मीन है ना बहुत बड़ी ज़्यादा ज़मीन, अब वो स्टील मिल सिंध गवर्नमेंट बनाना उसको लेने से मुराद उसको रिनोवेट करेंगे, वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी और वो एक स्टील मिल वो एस्टेब्लिश करना अच्छा ऑप्शन है अगर सिंध गवर्नमेंट लेना हाँ, चाहती है बिल्कुल, तो। सिंध गवर्नमेंट तो बार बार ऑफर कर हम रही उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट को इससे कोई एतराज़ नहीं, कोई स्टील मिल नहीं चल रही 10 साल से, तो देखें बंद पड़ी है। उसकी आप मशीनरीज तनख्वाहें देखने दे पर रहे हैं क्या और हालत उनको सारी पेंशन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन आपने सुना डॉक्टर फरूख साहब कहते हैं इससे निकलता कुछ नहीं है, पब्लिक प्राइवेट ये पार्टनरशिप उनका- ये सियासी नारा ही है देखिए बस। बात सुनिए, असूलन जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, अभी तक रिजल्ट तो नहीं निकला। हाँ। कोई भी पब्लिक सेक्टर में हमने 1000 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं इस वक्त। जो पब्लिक सेक्टर है 500 अरब रुपए से ज़्यादा तो बिजली में सिर्फ नुकसान है ज़्यादा, और हर इदारा नुकसान कर रहा है, ना गैस का कोई इदारा चल रहा, ना बिजली का। डॉक्टर साहब की बात जो है ना असूली है कि हमारे मुल्क में, और इन्होंने चावल की मिसाल दी, हाँ। लेकिन चावल पे कभी कोई रिस्ट्रिक्शन हाँ, नहीं, crisis नहीं आया। कोई हाँ वो कोई, और 3.5 अरब डॉलर की इस बार वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट है। 3.5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर देंगे, और ये थोड़े अरसे में बढ़ा है 1 अरब डॉलर से, पिछले 10 सालों में 3-3.5 अरब डॉलर हो गया। तो बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर जितनी मेहनत कर सकता है ना, उसका इनिशिएटिव होता है। पूरी दुनिया में यही तजर्बा कामयाब रहा है, लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेटेजिक नोयत की होती हैं, तो वो जैसे रेलवे है, हाँ। तो और या PIA या PIA एयरलाइंस हैं, तो वो हमें चाहिए भी होता है कि उसमें नेशनल जो है वो, वैसे और दुनिया में नेशनल कैरियर्स हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होते हैं या प्राइवेट होते हैं? नहीं ज़्यादातर तो प्राइवेट हैं अभी दुनिया में, तो अच्छा। ये अच्छा पब्लिक ये वाला आइडिया concept कॉन्सेप्ट मतरूक है, वहाँ भी कामयाब नहीं हुए। यानी बड़े बड़े मुल्कों की भी, ये ब्रिटिश एयरलाइन देख लीजिए, SAS देख लीजिए जो डेनमार्क की थी, बड़ी बड़ी लाइनें थी, वो भी ज़्यादातर कामयाब नहीं हुई। प्राइवेट सेक्टर में इनिशिएटिव जो है ना, और जो उसमें मेहनत है, लेकिन बहरहाल ये तजर्बा सिंध में जो हुआ है पीपल्स ना, पार्टी, सिंध में जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का हुआ है, वो किसी हद तक कामयाब है। अच्छा। वो उसको ये मद्देनजर कौमी रखना सतह पे चाहिए। अपनाया जा सकता है? जी अब सवाल तो देखिए, ये है ना। अब बात ये कि उसी तजर्बे को उस तरह किया जाए। नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई जो ये बिल्कुल आप प्राइवेटाइज नहीं करना चाह रहे, तो ऑप्शन उसमें ये हो सकता है। ये भी तो है लेकिन ना ये जो कि 6 यूनिट्स है जैसे PIA है, ये तो मतलब परवाजें कम, पायलट ज्यादा, जहाज कम, PIA को हर तो फ्लाइट डिले। PIA को तो हमने डिसाइड कर लिया है ना जी, ठीक वो है। तो 51-49% चला गया। 59% जो है वो 49, जिसको भी 51, देंगे, 51% देंगे जिसको भी और 49% जो है और उसमें ज़्यादातर जो पार्टी आई हैं उसमें पाकिस्तानी पार्टी थी। ओके। पाकिस्तानी पार्टी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, उसमें एक आध पार्टी के अलावा बाकी सारे पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने PIA को ख़रीदने में इंटरेस्ट लिया 51% शेयर्स में। ठीक तो उसमें रहेगी वो 49% हुकूमत की भी रहेगी, हुकूमत के अपने शेयर्स अच्छा, होंगे। 51-49 का जो है वो असूल तय हुआ है। डॉक्टर फरूख साहब सर, ये तो आपने बात कर दी, ये आपने सुन लिया, उनका PIA के हवाले से 51-49 का रेशियो रखा गया है। सर एनर्जी सेक्टर के हवाले से आपकी क्या राय है? इसको कैसे दोबारा हम जो है वो बेहतर कर सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा के अपने इश्यूज़ हैं, वो कहते हैं हम बिजली सस्ती बना रहे हैं, हमें बहुत महंगी बिजली मिल रही है, बिजली महंगी भी मिल रही है, साथ में एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली चोरी का भी मामला है, फिर वो सोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर चाइना गए और वहाँ सोलर के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त पे दस्तखत भी हुए कि जी पाकिस्तान में जो है सोलर की इन्वेस्टमेंट होगी, चाइनीज़ इसमें अपने कारखाने लगाएंगे, लेकिन साथ में वो नेट मीटरिंग और उसके मुजवज़ा टैक्स के हवाले से भी बाज़गश्त सुनाई दी। उस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या बेस्ट सोल्यूशन है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करने के हवाले से? अनवर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एनर्जी सेक्टर वाला, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए 193 ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, उसमें से 192 ममालिक के अंदर ये बहस ऑलरेडी तय पा चुकी है कि सिवाय प्योरली डिफेंस सेक्टर की जो प्रोडक्शन है, कोई स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं होता। ये एक वाहिद मुल्क रह गया है पाकिस्तान, जिसमें अभी भी हम वो स्ट्रेटेजिक एसेट की बात करते हैं और कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। ये चीज तय हो चुकी है दुनिया के माशी इकोनॉमिक सर्कल्स के अंदर कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, उसका काम हुक्मरानी करना। तो ये हमें भी अब तय कर देना चाहिए। अभी ये ऐसे बहाने ढीले सियासी बुनियाद वाले जो हैं कि स्ट्रेटेजिक हम एसेट कर रहे हैं, कभी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वी शुड बी क्लियर इन आवर माइंड। जब दुनिया क्लियर हो गई है तो हमें भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूं टेलीकॉम इंडस्ट्री की। जब अभी टेलीकॉम का जिक्र भी किया गया,
मुझे याद है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको टेलीफोन चाहिए होता है कुछ साल पहले, या व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो आपको एक एक साल का वेट होता था एक टेलीफोन के लिए। एमएनएस को कुछ फ्री टेलीफोन मिला करते थे, उनसे सिफारिशें करवाना पड़ती। जी आज ये वक्त है कि जब आपने इसको डीरेगुलेट किया है, प्राइवेट सेक्टर में डाला है, उस वक्त भी आप बात कर लेते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, आपने प्राइवेट सेक्टर में डाला है। आज मैं सारा दिन, मेरा बहुत बिजी रहता है सेल फोन, 2,500-3,000 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता। आप लंदन चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, एक हफ्ते के अंदर 100 पाउंड, $200 का बिल आ जाता है। इतना एफिशिएंट टेलीकॉम सेक्टर चल रहा है। हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है डीरेगुलेट करने की और कंप्लीटली प्राइवेटाइज करने की। जब बिजली के सेक्टर में सबसे बड़ी गलती क्या है? हुकूमत पाकिस्तान जितने भी किलोवाट वाट यूनिट पाकिस्तान में प्रोड्यूस होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान खुद खरीदती है। भाई हुकूमत का काम बिजली खरीदना है, फिर खुद बेचती है। हुकूमत का काम कोई बिजली बेचना है और बिजली खरीदना है। हुकूमत इस सेक्टर से जब तक नहीं निकलेगी, ये जो 500 अरब का नुकसान, सालाना नुकसान अभी कैसे साहब ने जिसका जिक्र किया, उससे हम नहीं बच सकते। तो हुकूमत को मल्टी बायर, मल्टी सेलर, जो बिजली बना रहा है और जिसने बिजली खरीदनी है, वो आपस में मुआहदा कर लेंगे। मैं अगर आईपीपी हूं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हूं, कैसर साहब की टेक्सटाइल मिल है, मैं उनसे मुआहदा कर लूंगा कि मैंने कितनी की बिजली बेचनी है, उन्होंने कितनी की बिजली खरीदनी है। यहाँ पे पहले हुकूमत आती है, वो हर किलोवाट पाकिस्तान में जो पैदा होता है वो हुकूमत खुद खरीदती है। फिर जब वो बेचने जाती है तो उसमें 25-30% चोरी हो जाती है, 10% उनसे वसूली नहीं हो पाती। तो अब अगर आपने एक ऐसा प्लांट लगा लिया है जिसमें 100 कारें बन रही हैं, 25 चोरी हो जाती हैं, 10 आप वसूली नहीं कर पाते, तो ऐसे तो दुकान नहीं चल सकती। वैसे ये बहुत ज़बरदस्त बात की है, बड़ा सादा अल्फाज में समझाया है शाहिदा रहमानी साहब। आप क्या कहेंगे उनका बिजली, और ये हकीकत है। अब ये मतलब मोबाइल सेट है, हम एक प्राइवेट मतलब मोबाइल कंपनी के साथ हैं और वो सर्विसेज हमें देते हैं, कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम भी नहीं होता और रीजनेबल भी हैं, मतलब विद इन आवर बजट हैं। तो अगर बिजली का भी ये हो जाए, हुकूमत बीच में से निकल जाए, तो ये कैपेसिटी पेमेंट और बिजली के निर्ख आज इतने इतने टैक्स कंज्यूमर और सप्लायर के दरमियान मुआहदा हो जाएगा, बिजली कितनी की मिलनी चाहिए और कितनी चाहिए, उसमें क्या कबाहत है फिर? देखिए, जो पिछली गवर्नमेंट्स ने जो मुआहदे किए और जो इस तरह पावर प्लांट्स लगाए, उसका आप देख रहे हैं कि आईपीपीस के हवाले से हम हर साल जो है कितनी कैपेसिटी पेमेंट में वो पैसे दी जा रहे हैं। बिल्कुल, अब इसमें ज़रूरत है कि हम जब अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, आप देखें सोलर पे जा रहे हैं, विंड पे जा रहे हैं तमाम, तो इसमें अब मैं समझती हूँ कि बेहतर रास्ते निकलेंगे जब हम सब बैठे हैं और इन चीज़ों को हल करने के लिए ही बैठे हैं। कैबिनेट का, पार्लिमान का काम यही होता है कि वहाँ पे इस तरह के अमेंडमेंट्स भी आती हैं, कानून साजी भी होती है, चीज़ें भी हो रही है। तो बिजली तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है, गैस और बिजली दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा, और पूरा मुल्क चलता ही तवानाई पर है। और बिल्कुल सारी दुनिया चलती है, सारी दुनिया चलती है। तो इसमें जिस तरह तरक्की हो रही है और हम नहीं, वो कह रहे हैं हुकूमत का जो फुट स्टेप है उसको हट निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल में उनका बुनियादी नुक्ता ही है। देखिए, अब ये तो जब बैठ रहे हैं पार्लियामान के अंदर, जो रास्ता निकलेगा वही बेहतरी का रास्ता निकलेगा, जिसके अंदर तमाम गवर्नमेंट के साथ जो अलायंस जमातें बैठी हैं, फिर उसमें अपोजिशन का भी इनपुट आता है, वो सारी चीज़ें बैठ। लेकिन ये तो हमारी तीसरी हुकूमत है ना। आपके दौर में भी ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी, फिर इनके दौर में जो है वो आईपीपीज लगे, लोड शेडिंग खत्म हुई, फिर दोबारा जो है वो बिजली के बिल बढ़ गए बाद में। अब वो कैपेसिटी पेमेंट एक बहुत बड़ा इफेक्ट बन गया है। लेकिन देखिए, आईपीपीज आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए बोझ बन चुका है। और हमारे बजट पे भी सबसे ज़्यादा बोझ उसी का है। तो लाजमी बात है कि उससे निकलने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं और उसी सूरत में होगा कि जब हम इस पर मिल बैठेंगे। ये नहीं होगा कि हम रोज़ाना इजलास के अंदर शोर मचाएं, और जिस तरह आज भी आपने देखा कि अमेंडमेंट्स हो रही थी तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रही थी, और जो कुछ भी हुआ उसमें एक शोर होल हुआ, लेकिन अलायंस बन के अगर हम बैठे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो मामलात हल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पार्लियामेंट तो नॉइजी होता है ना, पार्लियामेंट में तो उस तरह, और जमहूरियत इतनी खामोश नहीं होती, वो तो जरा शोर होता है, नहीं होती, लेकिन उस पे हुकूमत अपना काम कर जाती है। हाँ, तो आज उसी तरह हम काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि मुसलसल तसलसल के साथ तमाम तर अपोजिशन होने के बावजूद, शोर शराबा होने के बावजूद, अगर आज हम लोग बैठ के रास्ते निकाल रहे हैं, तो जब भी मुल्क में महंगाई भी कम हो रही है, मुल्क तरक्की की तरफ भी जा रहा है। आज हम प्राइम मिनिस्टर भी आज़ादी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत चाइना के एक विज़िट करके आए, तमाम मिनिस्टर्स भी गए,
اور ہم پیپلز پارٹی کی کوئی آواز نہیں ہے. پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی کہ آپ نے غلط کیا, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو وہ راستہ نکلنا. یہ بات اچھی ہے. سر یہ بتائیں آپ کی کیا ویسے رہا ہے, آپ کا اتنا تجربہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں حکومت کا یہ بجلی کے شعبے سے اگر باہر نکل آئے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. نہیں دیکھیے آئی پی پی جو ہوا اس کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہ تو عام آدمی کی ریچ سے باہر ہیں. تو ری نیگوشیٹ کریں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن نہیں ہے. ڈیمانڈ تو تھی لیکن اب یہ جو سولر کا اور ونڈ کی انرجی آئی, صاف ستھری بھی ہے, کلین انرجی, کلین ہے, اور ہائیڈل, یہ اب اس کی طرف رجحان ہے. ہم وہ تو ابھی کیپیسٹی چارجز تو ہم نے پے کرنا ہے, لیکن بہت زیادہ پیمنٹ ہے. ہمارا بجٹ کا مینلی حصہ وہی نیٹ سروس پہ جا رہا ہے جو کہ ہم نے یہ چائنا سے اور یہ جو بجلی کے کارخانے لگائے ہیں, تو اس کی کیپیسٹی چارجز بہت ہیوی ہے. یا تو ہم اس کو استعمال کرتے, ہمارا ڈیمانڈ بڑی نہیں اتنی, اور پھر اگر ڈیمانڈ جو ہے بھی اس کے لیے ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے ہمارے پاس, تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ الگ ہے. تو ابھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس سے واقعی ہمیں نجات یہ ہو رہا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سولر پہ جا رہے ہیں. اب سولر پرائیویٹ سیکٹر پھیلا دی گئی کہ جی وہ نیٹ میٹرنگ ختم کر کے نہیں, آج کیٹیگوریکلی اسمبلی میں اس بات پہ آن دا فلور آف ہاؤس کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت تیزی سے سولر سسٹم ہو رہا ہے. پھر ونڈ انرجی. اس کے علاوہ جو کھرکول سے آپ کا فیصل آباد جو ہے وہاں انڈسٹری سٹی کو جو ہے وہ تمام الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اسی طرح سولر جو ہے عوام میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ عوام کے اوپر جب وہ لگا رہے ہیں تو بوجھ اس کا کم ہو رہا ہے بجلی کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں نا, یہی ابھی ٹھیک ہے وہ تکلیف تو ہے ہمیں, کیونکہ اس وقت تو بہت بڑا ڈیٹ سروس ہے, اور اگلے سالوں میں بھی کیونکہ ابھی کیپیسٹی چارجز ہم نے کچھ عرصہ تو یہ بھی خبر تھی آپ کی قطع کلیم معذرت کے وزیر اعظم دورہ چین میں شاید یہ معاملہ بھی زیر بحث ہے, کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں, کیونکہ وہ چائنا کی آئی پی پیز ہے نا. یہ معاملہ تو زیر بحث دیکھیں نا, اس کو تھوڑا گریس پیریڈ مل جائے 5 سال کا, یہ خبر تھی. وہ تھا کہ جو پیمنٹس ان کی کرنی ہے وہ تھوڑا ایکسٹینڈ ہو جائیں, کیونکہ ان کی کافی پیمنٹس ہماری کوئی 550-600 ارب روپے ہے, تو آلریڈی ان کو دینی ہے جو ڈیو ہو چکی ہے پیمنٹ اس کی, جو ڈیو ہے. اور اس میں بھی کچھ ٹائم کی بات ہو رہی ہے, اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے نیا جو ہے نا کس طرح کی, اب پچھلی کیپیسٹی چارجز تو لگے ہوئے ہیں, سوورین گارنٹی دی ہوئی ہے, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہو نہیں سکتا نا. اب تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی یا تو کیپیسٹی بڑھائیں, یا ہم جو ٹرانسمیشن ہے اس کو بہتر کریں گے. تو ہماری ڈیمانڈ تو ہے اور ہمارے پاس کیپیسٹی یعنی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں ٹرانسمیشن اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے تو وہ زیادہ جلدی نہیں ٹرانسمیشن بہتر ہو جائے گی؟ بالکل ڈاکٹر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. دیکھیے ہمارا ہر شعبے میں جہاں ہم نے حکومت کو لائے نا وہ ناکام ہو گیا. اس میں تو کوئی بتا دیں, کوئی شعبہ بھی بتا دیں. بینک, آپ نے ایک بینک کا نام لیا, ایک بینک نہیں ہے مسلم کمرشل بینک, حبیب بینک بھی ہے, الائٹ بینک بھی ہے, جو سکسیس ہے جتنے آپ نے بینک دیے نا بینکنگ میں, اور ٹیلکوز میں, ٹیلکوز کا ٹیلی کام سیکٹر کے ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا نجکاری سے اس کا فائدہ ہوا. ٹیلی کمیونیکیشن تو جہاں پرائیویٹائز کا تجربہ کیا گیا وہ کامیاب. ابھی میں آپ کو بتاؤں ہماری چنیوٹ سے فیصل آباد روڈ ہے, بڑے تکلیف میں ہے, اور کتنے عرصے سے پبلک پرائیویٹ کا وعدہ کیا گیا تھا. اب کوئی کمپنی آتی ہی نہیں ہے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے. پبلک پرائیویٹ میں بھی تو انویسٹمنٹ چاہیے نا, کہ کوئی آئے باہر کی کمپنی ہو پرائیویٹ کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کرے, تو وہ نہیں کر پا رہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, اب یہ چونکہ آج تو پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہے ہمارے شو میں, لیکن یہ بھی خبر آئی تھی, آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی ذرا اکانومی کو تھوڑا سا سٹیبلٹی ملے گی کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں ود کیسر شیخ صاحب جماعت اور شاہدہ رحمانی صاحبہ, کیونکہ ان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے انہوں نے کہا تھا, اور ایم کیو ایم کے علاوہ باقی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی خبر ہے, کیپنگ ان ویو کے بجٹ بھی آنا ہے اور پھر آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں بھی جانا ہے ہم لوگوں نے؟ عمار صاحب, اگر سیاسی سوال میرے تک نہ لائے تو بہتر ہے. میں 2 کامنٹس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یاداشت کے لیے, جو پہلا ایگریمنٹ بجلی کے حوالے سے کانٹریکٹ کیا گیا تھا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران کیا گیا تھا, اور مجھے یاد آتا ہے 6.5 سینٹ کا وہ ایگریمنٹ تھا, شہید بے نظیر صاحبہ کے دوران وہ کیا گیا تھا. تو یہ معاملہ پیپلز پارٹی کے دوران شروع ہوا. دوسرا یہ کہ جو اخراجات کی بیماری ہے حکومت کو, وہ دور نہیں ہو پا رہے. ٹیکسز کے اوپر زور دیتے ہیں, سیاست کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ شاید
पानी तहरीक इंसाफ जो हैं जो हर दूसरे हफ्ते या हर हफ्ते या हर रोज की बुनियाद पे एक यूटर्न लेते हैं, उसके नतीजे में शायद कोई माशी यकीनी सामने आ जाएगी, वो मेरा ख्याल है कि तवक्को रखना वो मुनासिब नहीं होगा। वो आइंस्टाइन जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो ये कहता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते चले जाएं और तवक्को इस चीज की रखें कि नतीजा फर्क निकलेगा, तो आइंस्टाइन के मुताबिक ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन है। तो ये मेरा ख्याल है तवक्को रखना कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन इखराजात की जो बीमारी है, आज मैं देख रहा था अनवार साहब, सिर्फ सेनेट के हवाले से हमारी अपर हाउस है, आप सोचिए कि 4 अरब का उसका बजट पिछले साल एलोकेट किया गया था, लगभग 4 करोड़ रुपया फी सेनेट के मेंबर का औसतन वो बन जाता है। 60 से 70 दिन से साल के अंदर ज्यादा की उनकी वर्किंग नहीं आती। कोई आप समझिए कि 7 करोड़ रुपए का एक दिन का खर्चा पड़ता है हमें, और 1 घंटे का 132 घंटे गिने गए हैं, और आप सोचिए कि 3 करोड़ रुपए का 1 घंटा वो टैक्स पेयर्स को पड़ता है, और नतीजा क्या निकलता है उस सारी चीज। ये आपने बहुत ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात की अखराजात के हवाले से। कैसर शेख साहब, ये तो आप लोगों के हाथ में है ना सर, ये अखराजात में कमी, सेनेट का खर्चा बताया, पता नहीं कौमी असम्बली का इससे भी ज़्यादा होगा शायद, उसके तो मेंबरान भी बहुत हैं। देखिए ना, अगर ये पार्लियामेंट और असम्बलियाँ पॉजिटिव काम करें, जैसे तो फिर तो खर्चे का समझ में आता है। खर्चा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ। उनके कितने फवायद हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम आपस में झगड़े हैं। हम कोई तो आप लोगों ने खुद फैसला करना है, कंसेंसस नहीं बना, हमने ही फैसला करना है, पॉलिटिशियंस का फैसला। जी जी, पॉलिटिशियन जब तक ये समझेंगे नहीं, देखिए इतने अच्छे अच्छे फैसले हो सकते हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट हो सकता है। ये खर्चे तो दुनिया में हर जगह, आप इंडिया की पार्लियामेंट देख लें, आमदन ज्यादा इंडिया, उनके इंडिया में वो उनको तो बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट देते हैं। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक दूसरे के साथ तामन करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। यही तो कह रहे हैं, आउटकम नहीं। अभी देखें ना, स्टील मिल 10 साल से बंद है। हाँ। उसके ऊपर दे रहे हैं तनख्वाहें और पेंशन। मेरी अपने मिनिस्ट्री में मैंने KPT में देखा, एक वक्त में कराची सिर्फ KPT का नाम था, KPT नहीं शुरू हुआ, 1888 में KPT बंदरगाह शुरू हुई, 1888। अब मैंने पिछले साल उनका पता किया तो सिर्फ 2 अरब रुपए का प्रॉफिट है। वो सिर्फ खर्चे ही खर्चे हैं, उनकी तनख्वाहें और पेंशन हैं। अब बताइए, मैंने उनसे कहा कि ये तो किसी को 2 अरब रुपए क्या प्रॉफिट है, आपने इतना बड़ा, वो हमारे पास ज़मीनें हैं और कितनी, और बिल्कुल शहर के वस्त में ज़मीनें हैं। तो जब तक हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, इम्प्रूव करें तो ये खर्चे कुछ नहीं है। खर्चे तो बहरहाल पार्लियामेंट में होते हैं, लेकिन जब तक से इम्प्रूव नहीं करते, अगर कभी लाई जाए, अगर मिल के हम फैसला कर लेते हैं, हाँ। स्टील मिल का, PIA का, पहले ये जो है, जो भी गवर्नमेंट के नुकसान दे रहे हैं, SOEs जो इदारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ये बड़े अरसे से तो कह रहे हैं। शायद रवानी साहब, आप क्या कहेंगे? ये आपने सुन लिया, मतलब कि अगर हम अखराजात में कमी कर ले, वो तो हमारे हाथ में है ना। वो कहते, वैसे भी कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी फैलाई जाए, देखिए जिस तरह से परसेप्शन दिया जाता है इस तरह नहीं है। कैसर शेख साहब भी असम्बली के मेंबर मुसलसल तसलसल के साथ आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। हमारी कितनी तनख्वाहें, एक ये परसेप्शन दिया जाता है कि शायद हमारी करोड़ों में तनख्वाहें, हमारी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, 1.5 लाख रुपए के अंदर गुजारा करना क्या हम सब के लिए ऐसा है? और हमें क्या मराहत मिलती है, महीने में एक जब इजलास होता है उसका एक रिटर्न टिकट होता है। अब हम अगर हर हफ्ते जाएं या हम बीच में जाएं तो वो हम अपने पास से जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास ना कोई ऑफिस होता है एक मेंबर के पास, ना कोई गाड़ी होती है। मैं तो कभी पार्लियामेंट की पार्किंग में जाता हूँ, माशाल्लाह इतनी लंबी लंबी गाड़ियां होती है, आपने कहा 1.5 लाख में कहाँ गुजारा करें, वो सब पार्लियामेंटेरियंस मेरी आपसे बात, मैं आपको जो बात बता रही हूँ, हमें कोई गाड़ी नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, मां सिवाय मिनिस्टर के, ये बैठे हुए, और ना ही हमें कोई ऑफिस मिलता है, ना ही हम यहाँ रहते हैं तो हमारे लिए कोई नौकर चाकर, कोई खिदमतगार, हम सारे काम खुद अंजाम देते हैं, हर काम खुद करते हैं। गाड़ियां नहीं होती हमारे पास जो आम मेरे ख्याल में शायद ऐसा आप एक्सेप्शन है शायद। नो 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 नो, ये गवाही देंगे, ये बिल्कुल गलतफहमी है। ये बड़ी मुश्किल से मेंबर गुजारा कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो सर उल्टे आपने जो बातें की, ये तो इसमें दो नहीं है। देखिए कैफेटेरिया में खाना जो है ना हमें बहुत सस्ता मिलता है। मैं 27-28 साल पहले से
MNA वगैरह की कुछ भी नहीं, अभी ये हुई 1,35,000, पहले 65,000, पहले 65,000 और चलिए इस पे हम एक और शो करेंगे। अपने जेब से ये किराए भरते हैं जी। ये सारे ठीक है। MNA, नहीं, आप सही और कह रहे हो, कोई मैं पता है, I बेनिफिट agree, आप ना लोग उनका ऑफिस है, हालांकि हर मैं मुल्क इसलिए में लाइव शो में कह रही हूँ ताकि आए आप, और जो कहा जाता है ना कि हमें 5 की रोटी और हमारे पास 25 रुपए की और रोटी इस बार होती है, खाना इससे भी महंगा होता है। और इस जहाँ भी वक्त तमाम कैबिनेट 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं दे रही, ये डॉक्टर एक साहब आपको कैबिनेट का जवाब दिया एक होगा, मेंबर भी, लेकिन एक मेंबर भी तिश्ती की कैबिनेट रह का गई है, इस पे तिश्ती की रह गई सर, दोबारा लौट के आएगी। एक्चुअली दूर हमारा रह के बड़ा टाइम खत्म हो खूबसूरत गया लग रहा होता है, दूर रह हाँ, के जरा आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। शाहिदा रमानी साहब, आपका बहुत सारा हमेशा से वी हैड अ गुड फ्रूटफुल डिस्कशन, जिसमें बहुत से हक़ाइक़ भी सामने आए हैं। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।